नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल सक्सेस गुरु मंत्रा फॉर ऑल पे आप सभी का बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे स्वरों की और उनके वर्गीकरण की। स्वर आप बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं और सभी लोग लगभग इसकी परिभाषा जानते हैं। हमें क्योंकि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करनी है तो हमें इस तरह से तैयारी करनी है, प्रतियोगिता में आने वाले, हमारी परीक्षाओं में आने वाले प्रश्नों की प्रकृति के आधार पर। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं स्वरों की। सबसे पहले तो हम स्वरों को जान लेते हैं। सभी लोग जानते हैं कि बिना सहायता के, मतलब किसी भी अन्य वर्ण की सहायता से जो वर्ण बोले जाएं उन्हें स्वर कहेंगे। और दूसरा, बिना किसी बाधा के उच्चारित, मतलब जब हम स्वरों का उच्चारण करते हैं तो किसी बाधा के बिना उनका उच्चारण हमारे मुंह से निश्चित होता है, निकलता है। ठीक है, ये दो मेन चीज़ें हो सकता है आपकी परीक्षाओं में पूछ ली जाएं, लेकिन अब ये चीज़ें लगभग परीक्षाओं में पूछना बंद हो गई हैं। आगे की चीज़ें थोड़ा और गहराई से जाके हमारे प्रश्न पत्रों में पूछा जाता है। तो ये तो आप सभी को पता है, स्वर किसे कहते हैं? जो बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से बोले जाएं, या फिर जो वर्ण बोलते समय हमारे मुंह में कोई बाधा उत्पन्न नहीं होती है, जो बिना बाधा के बोले जाते हैं। अब दूसरा प्रश्न सबसे बड़ा ये आता है कि स्वर होते कितने हैं। ठीक है, सब लोग बहुत ही आसानी से बता देंगे, स्वर 13 होते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको ये ध्यान देना है कि आपके प्रश्न पत्र में जिस तरह से प्रश्न पूछा गया हो, आपको उत्तर वैसे देना है। आपको पहचान रखनी है कि यदि आपके प्रश्न पत्र में पूछा जाए कि स्वर मूलतः कितने होते हैं, है ना, स्वर मूलतः कितने होते हैं, तो आप कितने बताएंगे? तब आप 11 बताएंगे। 11 स्वर कौन कौन से होते हैं सभी जानते हैं। चलिए, छोटा आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ और औ। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो यदि हमारी परीक्षा में पूछा जाए मूलतः या सामान्यतः स्वर कितने होते हैं, तब आप बताएंगे स्वर 11 होते हैं। मूलतः स्वर 11 होते हैं। लेकिन अगर आप की परीक्षा में प्रश्न किया जा रहा है कुल स्वर कितने होते हैं, जहाँ पर ये कुल स्वर पूछा जाएगा, तब आप बताएंगे कि स्वर 13 होते हैं। बहुत छोटी सी बातें हैं, अक्सर ये ऐसे प्रश्न हम जल्दबाजी में गलत करके आते हैं। जानकारी होते हुए भी जल्दबाजी में हम गलत करके चले आते हैं। अब ये 13 कैसे होते हैं, है ना? तो 13 में ये 11 तो शामिल होते ही होते हैं। 2 स्वर यानी अंग और आहा, जब इनको भी हम मिला लेते हैं तो स्वर 13 हो जाते हैं। अच्छा, इनको मूल स्वरों में क्यों नहीं गिनाते हैं? जब मूलतः पूछा जाएगा तो इनको क्यों नहीं रखते हैं, उसका भी कारण है। इनको ज़्यादातर परीक्षाओं में आयोगवाह किसे कहते हैं, अगर ये पूछा जाता है तो हम बताते हैं आयोगवाह। इनको क्या कहते हैं हम? अंग, आहा, इनको आयोगवाह कहते हैं। ठीक है, आयोगवाह क्यों कहते हैं? आयोगवाह इसे इसलिए कहते हैं, आयोग ये स्वरों और व्यंजन के बीच की कड़ी होते हैं, या ये कहा जाए ये तो पूरी तरह ना तो ये स्वर होते हैं और ना ही पूरी तरह ये व्यंजन होते हैं। ये दोनों तरह से व्यवहार कर सकते हैं, इसलिए इनको मूल स्वरों में शामिल नहीं किया जाता है, क्योंकि ये स्वरों की तरह भी व्यवहार करते हैं। इसलिए इनको कुल स्वरों में रखा गया है, जिन्हें हम आयोगवाह कहते हैं, और आयोगवाह से प्रश्न हमारी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ठीक है, ये स्वरों और व्यंजनों के बीच की कड़ी हैं, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। अंग, आहा, जब ये इसी तरह से लिख दिए जाएं, है ना, तो ये क्या है? तब ये व्यंजन की तरह व्यवहार करते हैं। लेकिन
आपको पता है कि जो व्यंजन होते हैं वो बिना स्वरों की सहायता के बोले नहीं जा सकते, और जो स्वर होते हैं वो व्यंजन के साथ में बाद में आते हैं। जैसे अगर हम ये बोलें क, तो जब आप बोलेंगे क तो व्यंजन का वास्तविक रूप ये होता है, जब इसमें ये जोड़ देते हैं तब हमें ये का प्राप्त होता है, का। ठीक है, ये स्वरों का काम होता है। ऐसे ही जब का के साथ में इसका हम प्रयोग करते हैं तो कैसे बोलते हैं, कंग। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या करते हैं, ये स्वरों की तरह व्यवहार करने लगते हैं, लेकिन यहाँ पर अगर सीधे लिखा जाए तो ये व्यंजनों की तरह व्यवहार करते हैं। ये इसीलिए ना तो स्वर होते हैं ना पूरी तरह व्यंजन होते हैं, इन्हें हम आयोगवाह कहते हैं। जब परीक्षा में कुल स्वरों की बात की जाए तभी हम इनको जोड़ते हैं। आयोगवाह पूछा जाए तो आप तुरंत बता देंगे अंग और आह। ठीक है, अब हम बात करते हैं स्वरों के वर्गीकरण की। तो स्वरों के वर्गीकरण की में हम सबसे पहले बात करेंगे उत्पत्ति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। ठीक है, उत्पत्ति के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर स्वर अगर हम बात करें सबसे पहले बात करेंगे मूल स्वर। ठीक है, उत्पत्ति के आधार पर स्वर दो प्रकार के होते हैं, एक हो गया मूल स्वर और दूसरे हो गए संधि स्वर। इतने तो लगभग सबको पता होंगे, लेकिन अब क्या है, अब आयोग आपका और जाके अंदर से सवाल पूछने लगा है। जैसे अगर आपसे कहा जाए इसमें से दीर्घ स्वर कौन सा है ये बताइए, दीर्घ स्वर बताइए, तो आप कहेंगे कि लगता है कि परीक्षा में प्रश्न गलत तरह से पूछ लिया गया है, यहाँ तो हमें सिर्फ लघु अलग दिख रहा है, तो ये दीर्घ क्यों पूछा जा रहा है। तो अब आयोग हमारा और अंदर से प्रश्न पूछता है। आइए हम देखते हैं कि इसमें से दीर्घ स्वर कौन सा है। कई लोग अंदाज से बता देंगे कि हमारा दीर्घ स्वर ये है, लेकिन कैसे ये हम देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं मूल स्वरों की। मूल आप जानते हैं, मूल मतलब होता है जड़। ठीक है, मूल स्वरों की हम बात करें तो अ, ई, ऊ और ऋषि बाबा, ये बाबा जी हैं, इनको ध्यान रखिएगा। अ, ई, ऊ और रे। ठीक है, इनको हम मूल स्वर कहते हैं। परीक्षाओं में आ जाएगा तो हम भूल जाएं तो भूलने की इसमें कोई बात नहीं है। देखिए ये मूल स्वर है, इनको हम और भी क्या कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, इनको हम और कहते हैं लघु स्वर, कहते हैं ह्रस्व स्वर। इसके अलावा अगर आपको बचपन की अपनी याद होगी तो आप याद करिए जो इनको कहते हैं, अगर आप वैसे बोलेंगे तो आप कभी भी मूल स्वर भूलेंगे ही नहीं। इसको क्या पढ़ते थे बचपन में आप, जब आपने वर्णमाला पढ़नी शुरू की थी? छोटा अ। अब तो हम अ बोलते हैं, लेकिन बचपन में हमें पढ़ाया गया था छोटा आ। ठीक है, छोटी ई, छोटा ऊ, री। ऋषि बाबा को तो हम अलग कर देते हैं, ये हमारे छोटे छोटे हैं, नाम भी लघु है, इनको हम अगर छोटे स्वर भी लिख लें तो हमें बिल्कुल आसानी से ये याद हो जाएंगे। मूल स्वर यानी छोटे स्वर, कुल 4 छोटे भाई बहन हैं, अ, ई, उ और रे। यही हमारे लघु स्वर हैं, ह्रस्व स्वर हैं। आप इनको छोटे स्वर कह लीजिए या इनको मूल स्वर कह लीजिए, बचपन से ही हमको बता दिया गया था। मूल स्वर ऋषि बाबा को अगर मिला दिया जाए तो जो भी छोटे भाई बहन हैं वही हमारे मूल स्वरों में आते हैं। उसके बाद आते हैं संधि स्वर। ठीक है, जो भी बचे वो हो गए हमारे संधि स्वर, हो गए ना। कौन कौन से बचे? बड़ा अ,
बड़ी ई, बड़ा ऊ, उसके बाद में ए, आए, ओ, आओ। ठीक है, लेकिन यहाँ पे इनको फिर दो भागों में बांटा जाता है। संधि स्वर की भी अगर हम बात करें तो इनको दो भागों में बांटा जाता है। पहला भाग कौन सा होता है? मूल दीर्घ, मूल दीर्घ, जिन्हें और भी हम कहते हैं एक शब्द सजातीय स्वर। क्या कहेंगे? सजातीय स्वर। इनमें से कौन से हैं मूल दीर्घ या स्वजातीय स्वर? ये भी पहचानना बहुत आसान है। जो भी इन छोटे भाइयों के बड़े भाई आपको दिख जाएंगे, मूल से जो दीर्घ बड़े भाई हैं या इन्हीं की सेम जाति के हैं, इन्हीं की जाति के, उनको हम सजातीय स्वर कहते हैं। तो छोटे आ का बड़ा भाई कौन होगा? बड़ा आ। छोटी ई का बड़ा भाई बड़ी ई, और छोटे ओ का बड़ा ओ। ये हमारे हो गए दीर्घ मूल या सजातीय स्वर। अब सीधे सजातीय स्वर के नाम से भी आपकी परीक्षाओं में प्रश्न पूछ दिए जाते हैं कि इनमें से सजातीय स्वर कौन से हैं। ठीक है, तो आ, ई और उ, और ये हो गए हमारे सजातीय स्वर, क्योंकि ये इनके बड़े भाई हैं। ये देखिए, है ना, ऋषि बाबा को आपको याद रखना है। उसके बाद में बचे हमारे चार बचे। ये हैं संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर, क्योंकि ये इसका पहला भाग होगा, संधि स्वर का जो पहला भाग है वो है मूल स्वर और दूसरा है संयुक्त स्वर। ये तो आपको सीधा देख के पता चल रहा है कि इसके बड़े भाई हैं। ठीक है, लेकिन ये क्या है? ये संयुक्त होके बने, दो अलग अलग स्वरों के संयोग से बने। ठीक है, इसलिए हम इनको संयुक्त स्वर कहते हैं। ये हैं हमारे संयुक्त स्वर, ए, आए, ओ, आओ। ठीक है, दो अलग अलग स्वरों के मेल से ये बने हैं, जिन्हें हम कहते हैं संयुक्त स्वर। देखिए, ए कैसे बना है? ए जब हम बोलते हैं ए, तो अ और ई का उच्चारण निकलता है। ठीक, ए, आ और ई से मिलके ए बना। फिर ए के बाद में आए। आए कैसे बना? ये बना ए और आ के उच्चारण से। हुए ना दो अलग अलग स्वरों के उच्चारण से ये मिलके बन रहे। उसके बाद में ओ कैसे बना? आ, प्लस उ। ठीक, फिर बात करें आओ, तो आ प्लस ओ। ये हो गए हमारे संयुक्त स्वर। ठीक, तो उत्पत्ति के आधार पर हमने देखा कि दो तरह के स्वर होते हैं, मूल स्वर और संधि स्वर। संधि स्वरों को भी दो तरह से कैटेगराइज किया जाता है। एक तो समान वर्णों के मिलने से बनते हैं, ठीक है, वो हो गए समान स्वरों के, वो हो गए सजातीय स्वर, जिन्हें हम मूल से दीर्घ, मूल दीर्घ स्वर भी कहेंगे। दूसरे नंबर पे आएंगे संयुक्त स्वर, जो दो विभिन्न स्वरों के मिलने से बनेंगे। ठीक है, उम्मीद करती हूँ कि आपको उत्पत्ति के आधार पे स्वरों का वर्गीकरण समझ आ गया होगा। अब हम बात करते हैं उच्चारण काल के आधार पे, है ना, या मात्राओं के आधार पे स्वरों का वर्गीकरण। यहाँ पे मैं उच्चारण काल मात्रा यहाँ पे लिख रही हूँ, यहाँ पे उच्चारण काल लिख दे रही हूँ, दोबारा पूरा लिखना पड़ेगा। उच्चारण
काल। काल का मतलब आप सभी जानते हैं, काल का मतलब भी समय होता है। यहाँ पे बात की जाती है कि स्वरों को बोलने में जो समय लगा है उसके आधार पे हम स्वरों का विभाजन करते हैं। तो इसमें आपको पता है कि 3 तरह से विभाजन होता है। कौन कौन सा होता है? लघु स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। पहले नंबर पे आता है लघु स्वर। अगर इसमें भी हम इन्हें कहें तो इसमें हम इन्हें कहेंगे मूल स्वर। ठीक है, मूल स्वर। मूल स्वर ही हमारे जब हम बोलते हैं तो सबसे कम समय लेते हैं बोलने में, जिनमें एक मात्रा का समय लगता है, एक मात्रा का समय। मूल स्वर अभी मैंने आपको पहले बताए थे। जितने भी छोटे भाई बहन हैं वो ही परिवार का मूल हैं, उनसे ही खुशियां हैं, उनको हम मूल में रखते हैं। और रे, इनको बोलने में एक मात्रा बराबर का समय लगता है। इनको हम और भी क्या कहते हैं? एक मात्रिक स्वर। व्याकरण में जब भी आपसे कोई प्रश्न पूछा जाए, प्रश्न के साथ में जो शब्द का प्रयोग हुआ है उस शब्द को अगर आप अच्छे से समझेंगे, आपको वो प्रश्न का उत्तर खुद दे देगा। लघु स्वर, मूल स्वर, एक मात्रिक स्वर। यहाँ अगर आपको मात्रा को आप समय से ले लें, आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा। अ, ई, उ और रे, ये सबसे कम समय लेने वाले स्वर हैं, इसीलिए इनको मूल स्वर कहते हैं, एक मात्रिक स्वर कहते हैं, इनको लघु स्वर कहते हैं। इन्हीं को जब हम उत्पत्ति के आधार पर बनाते हैं तब भी इनको मूल स्वर, लघु स्वर ही कहा जाता है। यहाँ पे एक बात आप याद रखिएगा, तो आगे के जो वर्गीकरण है जो थोड़े से आपको कठिन लगते हैं उनको समझने में आपको आसानी होगी। जो हमारा आ होता है, अ, इसको आप केंद्रीय स्वर मान के चलिए। ये सारे स्वरों का केंद्र है। ठीक है, याद रखिएगा कि अ सारे स्वरों का केंद्र है, इसे केंद्रीय स्वर कहेंगे। ठीक है, उसके बाद दूसरे नंबर पे आते हैं दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर कौन से? इनके अलावा जो भी स्वर बच गए हमारे मूल स्वर, आप उत्पत्ति में भी याद कर लीजिए, वहाँ पे संधि स्वर 2 भागों में बंट जाते हैं। लेकिन यहाँ पर जब हम उच्चारण काल की बात करते हैं, मात्राओं की बात करते हैं, तो यहाँ लघु के बाद दीर्घ में जितने भी बचे हुए स्वर हैं वो सभी आ जाते हैं, क्योंकि उनको बोलने में इनसे थोड़ा सा ज़्यादा समय लगता है। कौन कौन से बच गए हमारे? इनके बड़े भाई बच गए बड़ा आ, इनके बड़े भाई बच गए बड़ी ई, इनकी ऊ, ए, आए, ओ और औ। ये हमारे हो गए दीर्घ स्वर या द्विमात्रिक स्वर। किसी भी तरह से आपकी परीक्षाओं में पूछा जाए, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, बिल्कुल स्पष्ट आपको होना चाहिए। बहुत टफ नहीं है, पढ़ाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि यहाँ से प्रश्न बहुत ज़्यादा आते हैं और कहीं ना कहीं जल्दबाजी में कहिए, कन्फ्यूज़न में कहिए, प्रश्न हमारे यहाँ से गलत हो जाते हैं। तीसरे नंबर की अगर बात करें तो तीसरे नंबर पे आते हैं प्लुत स्वर। प्लुत स्वर। अब आप कहेंगे सारे स्वर तो लघु और दीर्घ ने कवर कर लिए, अब यहाँ क्या बचा? यहाँ पर जब भी इन्हीं स्वरों का प्रयोग करके या किसी चीज़ का प्रयोग करके हम बहुत लंबा खींचते हैं, ज़्यादा देर लगाते हैं बोलने में किन्हीं वर्णों को, तो वो सब प्लुत स्वर के अंतर्गत आ जाते हैं। स्वरों को ही खींचा जाता है, व्यंजन को नहीं। जैसे हमने कहा राम, ऐसा चिन्ह लगाते हैं जब हम किसी स्वर को खींचते हैं, तो इस तरह के चिन्ह का प्रयोग करते हैं। राम, तो आ खींचा गया, तो अब यहाँ पे आ की जो मात्रा है, जो समय लग रहा है, वो बहुत ज़्यादा हो गया ना, तो इसको हम प्लुत स्वर में रखते हैं। ये ज़्यादातर किसी को पुकारने के लिए ही प्रयोग किया जाता है। प्लुत स्वर का प्रयोग किसी को पुकारने के लिए किया जाता है।
जब हम बोलते हैं ओम, ओम, इसको भी हम बहुत खींच के बोलते हैं, यहाँ पे भी ये प्लुत स्वर के अंतर्गत आता है। ठीक है, दो चीज़ें पढ़ी हमने, उत्पत्ति के आधार पर मूल स्वर और संधि स्वर। संधि स्वर दो प्रकार के हो गए, आपके मूल दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर। यहाँ बात की हमने उच्चारण काल के आधार पर लघु स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। उसके बाद में बात आती है उच्चारण दृष्टि के आधार पर, किस तरह से हम उच्चारण करते हैं। वहाँ पे स्वरों को 3 भागों में बांटते हैं। ठीक है, ये मैं कल के वीडियो में आपको बहुत अच्छे से बता दूंगी, फिर आपका स्वर्गों का वर्गीकरण कभी भी गलत नहीं होगा। उच्चारण के आधार पर अगर हम बात करें तो जीभ के प्रयोग के आधार पे, होंठ के प्रयोग के आधार पे और मुख खुलने के आधार पे 3 तरह के वर्गीकरण उसमें होंगे, जो मैं कल के वीडियो में आपको बहुत अच्छे से समझा दूंगी, तो आपके स्वरों के एक भी प्रश्न गलत नहीं होंगे। वीडियो आपको कैसा लगा है ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। देखिए, फीडबैक्स बहुत ज़रूरी हैं, ताकि हमारे अंदर भी अगर कहीं कोई कमी है तो उसको हम ठीक कर सकें। और आपका प्यार, आपका सहयोग हमारे साथ बना है, ये भी हमें पता चलता है, तो बड़ा उत्साह होता है हमारा, हमें अच्छा लगता है। ठीक है, आपसे एक जुड़ाव कमेंट्स के माध्यम से ही हो सकता है, बाकी तो हम आपको देख नहीं सकते हैं, इसलिए कमेंट्स द्वारा अपनी प्रेजेंट लगाते रहिए, थोड़ा सा बताइए तो हमें भी पता चले, हम भी आपको जान सकें। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा और शेयर करिएगा, क्योंकि चैनल नया है। और शेयर करने के बाद प्लीज़ बेल आइकन दबाइएगा। पिछले वाले चैनल की तरह मुझे प्रॉब्लम ना हो, उसमें मुझे पूरा डिटेल में दिखाता है कि बहुत सारे लोगों को मेरे पास कंप्लेंट्स आते हैं कि मैम नोटिफिकेशन नहीं आते। बेल आइकन तो प्रेस है, लेकिन उन्होंने क्या किया है, कहीं सेटिंग्स में गड़बड़ कर रखी, तो आप लोग ऐसा मत करिएगा। कल के वीडियो में हम आगे की चर्चा करेंगे। आप लोगों का साथ बनाए रखने के लिए बहुत बहुत नमस्कार। जुड़ाव रखिएगा, कमेंट्स द्वारा बताइएगा, हम भी आपको जानना चाह रहे हैं, अच्छा लगेगा। नमस्कार, मिलते हैं अपने वीडियो।